हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता पूनिया एंड पॉडकास्ट की इस सीरीज़ के अंदर आज हमारे साथ है निमिषा बंसल मैम। निमिषा बंसल मैम अपने एक्सेप्शनल टीचिंग स्टाइल और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में इनके 20 लाख सब्सक्राइबर्स भी यूट्यूब पर कंप्लीट हुए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी भारत की वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीचर जो है वो मेरे सामने है और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती है। मैम हम शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि मैम आपकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक डाउट है। मैं तो बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ। मैंने तो अभी पॉडकास्ट करना शुरू किया है। मेरे कोई ख़ास सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। जब मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो मेरे सिर्फ़ साढ़े 19,000 सब्सक्राइबर थे और आपके साढ़े 19 लाख सब्सक्राइबर थे। मैम आपको तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो है मिल सकती है। आप बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर जो है पॉडकास्ट दे सकते हैं। लेकिन आपने मुझे क्या सोच के हाँ किया? देखो कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। आज मैंने भी जब स मुझे भी याद है जब मैंने स्टार्टिंग की थी, अगर मुझे उस समय किसी ने अपॉर्च्युनिटी नहीं दी होती तो शायद मैं भी ना स्टार्ट कर पाती। तो एक तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टार्ट करता है और उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत हार्ड वर्किंग वो और अगर वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। आपसे जब बात हुई तो एक ना वो लगा, एक ना वो पोटेंशियल लगा कि आप ना लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। मुझे ना एक्चुअल सही सही बताऊँ ना तो मुझे तो वही निमिषा लगी जो आज से 6-7 साल पहले थी। तो एक कनेक्ट लगा आपसे तो लगा कि हाँ यार चलो इस पॉडकास्ट को तो करते हैं। ठीक है मैम, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतने उच्च कोटि के विचार रखती हैं। मैम सबसे पहले हम आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो क्या मैम आपके परिवार के अंदर सभी की इतनी अच्छी इंग्लिश है या फिर जो है आपकी हम्बल अपब्रिंगिंग रही या फिर आपने जो है कॉन्शियसली जो है इंग्लिश को कल्टीवेट किया टाइम के साथ में? इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो? मैं ना एक बहुत छोटे शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, मथुरा से। हमारे यहाँ इंग्लिश बोली भी नहीं जाती थी। मैं हिंदी भी बोलूँ तो हिंदी भी बहुत कम लोग बोलते थे। ब्रज भाषा उसका इस्तेमाल होता था। बट मेरी मम्मी के अंदर एक चीज़ थी जो स्टार्टिंग से ही उन्होंने मेरे अंदर डेवलप करी कि उनको था कि उनकी बेटी ना कुछ करे लाइफ में। तो वो क्या करती थी, वो बुक्स लेके आती थी। मुझे ना इस वर्ड को, ये वर्ड हिंदी है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये सिखाती थी। और जो इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ इंग्लिश में वो स्टार्टिंग से ही पूरा का पूरा रोल उसमें मेरी मदर को जाता है। फिर धीरे-धीरे जब स्कूल गए, वहाँ पे इंग्लिश का सामना हुआ, तो मुझे बस एक चीज़ जो फ़ील हुई कि देखो कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग। मुझे अपनी बात आपसे शेयर करनी है, उसी के लिए भाषा बनाई गई है, लैंग्वेज बनाई गई है। हिंदी लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब इंग्लिश आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और मीडियम मिल रहा है अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाने का और वहीं से मेरा इंग्लिश को लेके प्यार स्टार्ट हुआ। मैम आपने बताया कि आपकी मदर का जो है बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, तो हमारी मम्मी की ज़िंदगी तो ऑलमोस्ट किचन के अराउंड ही सर्कुलेट करती है, तो वो कैसे आपको जो है इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करती थी? कुछ एग्ज़ाम्पल देकर बताना चाहेंगे आप? जैसे मम्मी क्या करती थी, जैसे मेरी मम्मी को भी ना स्टार्टिंग से ही रीडिंग का बहुत शौक था। मतलब हमारे यहाँ अलमारियों में कपड़े कम होते थे, किताबें होती थी और ये नहीं कि सिर्फ़ इंग्लिश की किताबें होती थी, इंग्लिश की 1 या 2 किताबें होती थी, टेलरिंग की किताबें, खाने कैसे बनाएँ उसकी किताबें, तो उनको बचपन से ही रीडिंग का बहुत शौक था। तो जब मैं बड़ी हो रही थी, उनको भी आता नहीं था क्योंकि वो भी हिंदी मीडियम से थी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था। तो वो मुझे ना किताबों में देख-देख के खुद पहले याद करती थी उस चीज़ को, फिर मुझे सिखाती थी। आज भी मुझे याद है, बहुत छोटी थी मैं, तो चीकू का उन्होंने मुझे इंग्लिश बताया था सैपोडिला। ठीक है। हाँ, तो जब मैं अपने फ्रेंड्स को सबको बताती थी चीकू ने सैपोडिला है, तो सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ से इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर वहाँ से सेंटेंस को, इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर वहाँ से डेवलप हुआ कि ये सेंटेंस ऐसा बना है तो इसके पीछे का ग्रामर क्या है। अब ये ग्रामर का रूल बना है तो और जिज्ञासा जगी कि ये ग्रामर का रूल बना तो ऐसे क्यों बना है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो वहाँ से मैंने इंग्लिश में ना डाइव करना स्टार्ट किया और स्कूल लेवल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश में और गहराइयों में जाना।
ठीक है। मैम आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखें तो बहुत ही एक्सीलेंट रहा है। आपके 10th में 92 परसेंटेज थे, 12th में 84, देन आपने बीटेक किया, फिर उसके बाद में एमबीए किया। तो मैम आप जो है स्टडी में जीनियस थी, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार पढ़ा, वो याद हो गया, या फिर आप हार्ड वर्किंग थी कि मेहनत कर के सीखा आपने? नहीं, मुझे ना मेरे फादर ने हमेशा से एक चीज़ सिखाई थी, एंड दैट इज़ वर्क इज़ वर्शिप। वर्क से मतलब आप जो भी कर रहे हो। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा पूरा फ़ोकस मेरी पढ़ाई पर। अगर मैं खेल खेल रही हूँ, तो मेरे लिए वही मेरी वर्शिप है, वही पूरा फ़ोकस मेरा खेल पे। तो ये चीज़ बचपन से ही हमारे अंदर इनकलकेट की गई थी कि जो कर रहे हो उसको अपना 100% दो। तो जब मैं पढ़ाई करती थी उसको इतना अपना 100% देती थी कि कोई कहीं पे भी दिमाग इधर से उधर नहीं जाना है। जो चीज़ करनी है वो उसी टाइम पे फुल फ़ोकस के साथ करनी है। तो वहीं से डेवलप होते हुए चला, मार्क्स अच्छे आने लग गए। ऊपर से एक रीज़न और मेरा मार्क्स का अच्छे आने का क्या था कि मैं ना बचपन में बहुत मोटी थी और बहुत काली भी थी, तो मुझे ना बहुत सारे लोग आस-पास बुली करते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे अगर लोगों से आगे निकलना है, तो एक पढ़ाई ही तरीका है जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ या मेरी भी कुछ वैल्यू है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम और अपना एफ़र्ट और अपना हार्ड वर्क पढ़ाई में देती थी बचपन से ही। मुझे ना खुद को साबित करने के लिए लगा कि पढ़ाई में ही डूब जाना सबसे अच्छा तरीका है। इससे मुझे ना वो आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी जो चारों ओर मेरी तरफ लोग मुझे पॉइंट करके बोल रहे हैं। ठीक है मैम, बहुत खूब मैम, मुझे तो आप ब्यूटी विद ब्रेन भी लगते हो, ब्यूटी विद मिशन भी लगते हो, और मुझे लगता है कि ये मिशन भारत की जनता को इंग्लिश सिखाना जो है आपका फुलफिल भी होगा। मैम उसके बाद में जो है हम देख सकते हैं आपने एमबीए किया, एमबीए में तो मैम कंपनीज़ अच्छा पैकेज देती है, तो आपको भी अच्छा पैकेज मिला होगा? जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, सबसे पहली कंपनी हमारे कैंपस में आई थी। उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मैंने उस कंपनी को जॉइन भी किया था। मेरा रीज़न उस कंपनी को जॉइन करने का था कि वहाँ पे भी हमें बच्चों को ट्रेनिंग ही देनी होती थी। बेसिकली जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते थे, उनको इंटर्नशिप की ट्रेनिंग देनी होती थी, वहाँ पे वो मेरा जॉब था। तो मुझे लगा यार मुझे पता चल गया था जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी कि मुझे ना टीचिंग ही खुशी देती है। सबसे ज़्यादा मैं एन्जॉय इसी में करती हूँ, मुझे आगे इसी से बढ़ना है। तो मैंने उस कंपनी को इसलिए जॉइन किया कि पैकेज बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी। 1.2 लैक्स पर मंथ का मेरा सैलरी था एवरी मंथ इसके अराउंड। तो हाँ, मैंने जॉइन किया था। ठीक है मैम, 1.2 लाख मतलब उस टाइम जो है ये काफ़ी बड़ी अमाउंट रही होगी, हुँ। क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है, उस टाइम तो महँगाई भी कम थी। उसके बाद में आपने इससे जब टीचिंग की ओर स्विच किया, तो वहाँ पर आपने कितनी सैलरी के साथ में शुरुआत की? एक्चुअली मैं उस कंपनी में वर्क कर रही थी, 3 से 4 महीने हो गए थे, बट मुझे ना वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। वो कंप्लीशन वाली फीलिंग नहीं मिल रही थी कि भई बच्चों को बताना है, ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है, ये उनको स्टेप्स बताने हैं। बट वो जो एक अंदर से था ना कि नहीं यार, मुझे ना यार टीचिंग करनी है, मुझे ना बच्चों से कनेक्ट करना है, उनका ना कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ को शेप करने में एक रोल प्ले करना है, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। बहुत कन्फ्यूज़न में थी, बहुत डिलेमा में थी, और ये डिलेमा कम से कम 1.5 से 2 महीने रहा कि यार मैं क्या करूँ? एक दिन रैंडमली बहुत ऐसे ही मैं रात को खाली बैठी हुई थी, मैंने अपने पापा को फ़ोन मिलाया और बोला कि पापा मैं मथुरा आ रही हूँ। मुझे कोई भी टीचिंग जॉब मिलेगी मैं करूँगी, बट मैं टीचिंग ही करूँगी। मुझे यही करना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मुझे कितना पैसा मिलता है इस चीज़ से, बट आई वांट टू डू दिस। तो जो सबसे पहले मैंने टीचिंग जॉब, इससे पहले मैं पार्ट टाइम टीचिंग कर रही थी, बट सबसे पहले जो मैंने फुल टाइम टीचिंग जॉब ली थी वो एक कॉलेज में ली थी, बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मुझे 25,000 रुपए महीने मिलते थे। ठीक है, ये तो मैम दिखाता है कि एक जज़्बा आपका जो है टीचिंग के लिए था शुरू दिन से, वरना इतनी अच्छी सैलरी के साथ में उसको स्विच करके जो है 25,000 पे आना तो थोड़ा-सा अविश्वसनीय सा लगता है। परंतु फिर भी मैम लाइफ़ के अंदर कोई न कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, जहाँ पर आपने रियलाइज़ किया होगा कि मेरा असली जो कंटेंटमेंट है, वो टीचिंग के अंदर ही है। क्या ऐसा कोई मोमेंट रहा? बिल्कुल। देखो, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी तो हमारे यहाँ एक एनजीओ था उड़ान करके। वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते थे, आस-पास जितने भी लेबर के बच्चे हैं, उन सबको पढ़ाते थे। तो वहाँ मुझे एक मौका मिला कि मैं वहाँ जाके इंग्लिश पढ़ाऊँ। तो वो मेरा पहला एनकाउंटर था टीचिंग के साथ, उससे पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, और ये शायद 2011 की या 2012 की बात है। वहाँ पे मैंने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया वो टेंसेस था, और मैं उनको पढ़ा रही हूँ, उनको समझ में आ रहा है, वो लोग स्माइल कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे थे।
8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, कोई 12-13 साल के भी थे और वो स्माइल कर रहे हैं और उनके साथ मैं भी स्माइल कर रही हूँ। मैं उनसे बातें कर रही हूँ, वो अपनी हिंदी की बात को मुझे इंग्लिश में बोल रहे हैं एंड मैं स्माइल कर रही हूँ। उस दिन मैं घर वापस गई, मैं पूरे बस में जाते थे, हमारा आधा पौना घंटे का ट्रैवल होता था। मैं किसी से बात नहीं कर रही बस में, मैं बस स्माइल करते हुए आ रही हूँ। घर आके मैं पूरे दिन स्माइल कर रही हूँ, कुछ तो है यार, ये टीचिंग में ना यार कुछ तो है, ये यही मेरी कॉलिंग है। ये मुझे रियलाइज़ हो गया था अपने बीटेक सेकंड ईयर में। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार मुझे अब करना तो टीचिंग ही है। बट बीटेक के बाद टीचिंग करना मेरे अंदर कोई स्किल तो नहीं है। मैंने जो स्किल डेवलप किया है बीटेक में या अपने उसमें, वो तो सारा टेक्निकल स्किल्स डेवलप किए हैं। तो आई वाज़ लिटिल कन्फ्यूज़्ड कि यार अब मैं इस टीचिंग लाइन में कैसे आऊँ? तो मुझे लगा कि यार मुझे एमबीए करना चाहिए। एमबीए मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किया, जिससे कि मैं अपने आप को और पॉलिश कर सकूँ, और अच्छे से बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ, पेडागॉजी पे काम कर सकूँ कि क्या स्किल्स होते हैं टीचिंग की, उन सब पे वर्क कर सकूँ। ठीक है, मैम इंग्लिश ही सब्जेक्ट क्यों? मतलब आपकी मैथ्स भी अच्छी रही और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर आपकी कमांड थी, व्हाई इंग्लिश? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मैं ना एक ऐसी टीचर बनना चाहती थी जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ना करवाए, पढ़ाई के साथ उनको लाइफ स्किल्स भी दे, उनको जीवन जीना भी सिखाए और उनको एक अच्छा ह्यूमन में कन्वर्ट करे। तो जब इंग्लिश हम पढ़ाते हैं ना, तो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, हम बच्चों को रीडिंग कराते हैं और रीडिंग में मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं किसी भी तरह का पैसेज बच्चों को दे सकती हूँ। तो जो बच्चे मेरी क्लासेस में आते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल पैसेजेस देते हैं, जिससे कि मैं उनको इंग्लिश तो पढ़ाऊँ ही पढ़ाऊँ, साथ के साथ उनको लाइफ स्किल्स भी दूँ, उनको जीवन जीना भी सिखाऊँ। तो एक सबसे बड़ा रीज़न यही था इंग्लिश सेलेक्ट करने का कि मैं दोनों काम इस लैंग्वेज को सिखा के कर सकती थी। ठीक है मैम, ये आपकी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स सिखाना चाहती हैं। एक तरफ तो आप हैं, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है आए दिन कि बहुत सारे टीचर्स हैं, वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये एक बहुत ही बेस्ट वे है टू गेन पॉपुलैरिटी इन शॉर्ट टर्म? पता है, अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ। मेरा काम क्या है? मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और क्या मैं ही उनकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ले आऊँ? तो ये तो मेरे काम के साथ गद्दारी होगी ना। तो अगर मैं कोई कंट्रोवर्सी करती हूँ या किसी भी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मैं उन बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होने का एक ऑप्शन दे रही हूँ, जो मैं कभी नहीं चाहूँगी। इसलिए मैं अपना फ़ोकस पूरा का पूरा हमेशा पढ़ाई पे रखती हूँ। जी, बिल्कुल, इवन मैंने भी जो है आपकी कुछ वीडियोज़ को जो है गो थ्रू किया था, तो मुझे पता चला कि आप मार्केटिंग और कंट्रोवर्सी से एकदम दूर हैं। आप अपनी जो पूरा 100% है, वो मेंटोरिंग में ही दे रहे हैं। रील्स के चक्कर में आप नहीं पड़ रहे हैं, रिज़ल्ट पे आपका जो है वो फ़ोकस रहता है। इवन रिज़ल्ट्स भी आपके 100% रहते हैं। डेडिकेशन जो है आपकी काबिल-ए-तारीफ़ है। मैम अच्छा एक चीज़ जो है मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट हो, वो आपसे पढ़ के और इंग्लिश ही पढ़ाना चाहे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा या फिर जो है आप सबको बताओगी कि भई वो स्टूडेंट तो हमारा है? मैं बहुत खुश होंगी। मैं खुश इसलिए होंगी कि मैं अपने आप को बहुत काबिल समझूँगी कि मैं एक बच्चे को इस लेवल पे ला पाई हूँ, इतना पढ़ा पाई हूँ कि वो अब इंग्लिश डिलीवर कर रहा है। देखो मेरा एक मिशन है कि इंग्लिश ना बहुत आसान बनाना है सबके लिए, सबके अंदर से फ़ियर हटाना है। वो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी और अगर मेरे स्टूडेंट्स मेरा साथ देंगे उस चीज़ में तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार कॉम्पिटिशन आ गए हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स हैं हमारे डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं, 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 कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग तो कॉम्पिटिशन का मतलब है कंपैरिज़न और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में दुखी होने की, वो होता है कंपैरिज़न। तो कॉम्पिटिशन और कंपैरिज़न ये 2 वर्ड्स मेरी लाइफ में ना कभी थे और ना कभी होंगे। अभी मार्केट के अंदर कोई ऐसा टीचर है जो जिसको आप अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? मैंने कभी कंपैरिज़न किया ही नहीं। मेरा फ़ोकस सिर्फ़ अपने काम पे रहता है, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे सकूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से करवा सकूँ। बाकी लोग क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, आई होप एंड नहीं आई नो कि सभी लोग बहुत अच्छा करवा रहे होंगे और बहुत अच्छा करवाते रहें। हम सब मिल के बच्चों का इंग्लिश का डर मिटाएँ, यही मैं चाहती हूँ सबके साथ। मैम इंग्लिश के अंदर बात करें तो आपकी बहुत ही एक्सेप्शनल जो है कमांड है। बहुत ही अच्छा आप पढ़ाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपके इंग्लिश के टीचर कौन रहे हैं? अगर मदर का आपने बताया, मम्मी के अलावा अगर बात करें तो? सबसे बड़ी टीचर्स मेरी बुक्स रही हैं।
मुझे बचपन से ही रीडिंग का बहुत शौक रहा है और स्पेशली जैसे कि जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा, तब मैंने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से ग्रामर बनी है, क्या रूल्स हैं, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो एंड आवर ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑल्सो। तो आई हैव ऑलवेज़ रिलाइड ऑन बुक्स। और हाँ, कुछ टीचर्स भी मेरे थे जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं उनसे कोचिंग लेती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अलका मैम करके होती थी, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में। एक चित्रा मैम थी, एक एंथनी सर थे। ये 3 टीचर्स हैं जो मुझे लगता है जिन्होंने मेरा इंग्लिश का बहुत फाउंडेशन को शेप किया है। मैम ठीक है, आपकी इतनी अच्छी कमांड है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने 120 रूल्स ऑफ अगर ग्रामर की मैं आपकी बात करूँ, तो उस पर अभी रिसेंट के अंदर मैंने चेक किया था, उस पे व्यूज़ है 2,08,84,552। मैम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है बच्चा-बच्चा जानता है, ठीक है? हमारे राजस्थान के अंदर भी बहुत फ़ेमस है कि निमिषा बंसल मैम हैं, उनके कर जाओ और नहीं तो इतने तो कर ही जाओ, कुछ ना कुछ तो इससे आ ही जाएगा। मैम क्या आपके दिमाग में आया कि ये जो 120 रूल्स है ऐसा कुछ तैयार करना चाहिए? ये बात ना बहुत पुरानी है। उससे पहले क्या होता था, जब भी कोई बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था, तो वो पूरी ग्रामर पढ़ता था। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसमें उसे 7 से 8 महीने का टाइम लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था यार कोई बच्चा है जो तैयारी करना जिसने अभी शुरू किया है और जिसको अभी 3 महीने के बाद ही पेपर देना है। उसकी तो ग्रामर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। वो कैसे पेपर क्लियर करेगा? तो ये सोच के एक दिन मैं बस ऐसे ही बैठी ही हुई थी अपने लास्ट कंपनी के ऑफिस में। तो यार कुछ ऐसा बच्चों के लिए बनाना चाहिए कि यार 3 दिन में भी ना बच्चा अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। तो हमने ग्रामर के सारे टॉपिक्स को समराइज़ किया, सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स निकाले, उन रूल्स को देखा इनमें से कौन-कौन से रूल्स एग्ज़ामिनेशन में आते हैं और वहाँ से शॉर्टलिस्ट किया और तब जाके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बना। आई थिंक पहली बार किसी ने ग्रामर को ऐसे समराइज़ करके पढ़ाया होगा। उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इतना बच्चों को पसंद आया, इतना बच्चों को पसंद आया कि आई थिंक अब कोई भी बच्चा किसी एग्ज़ामिनेशन में जाता है तो पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ के जाता है, जिससे कि उसके एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है। मैम एप्रोक्सिमेट कितना आपको टाइम लग गया था ये सब तैयार करने में? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तैयार करने में अप्रॉक्सिमेट 1.5 मंथ्स, अच्छा, 1.5 से 2 महीने लगे होंगे। आपका इसमें सबसे फ़ेवरेट रूल अगर एक बताना चाहो तो कौन-सा है? बहुत सारे फेवरेट रूल्स हैं, इनफैक्ट सारे ही फेवरेट रूल्स हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ना बहुत गलत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 1 स्टूडेंट, एक बच्चे से ज़्यादा, तो इज़ लगाएँ या आर लगाएँ? एग्ज़ामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या हुँ, लगाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अपनी तो मैम इंग्लिश थोड़ा आर। इज़ हाँ, आपने एकदम सही बोला, वेरी नाइस। तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, मोर देन 1 स्टूडेंट है तो एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है ना, मोर लिखा हुआ है तो वो आर लगा देते हैं। नहीं, बट इज़ आएगा। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सिंगुलर है, तो हुँ, इज़। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा मुझे लगता है, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है, आई एम सिटिंग डैश द चेयर। क्या हुँ, लगाना चाहिए? ऑन ऑन द चेयर, नहीं, गलत है। ओके। अब देखो आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो, आप उस चेयर को देखो, ये चेयर ने एक एरिया कवर किया हुआ है। ठीक आप इस चेयर के ऊपर नहीं बैठे हो, हुँ, आप इस चेयर के अंदर बैठे हो। हुँ, तो आई एम सिटिंग इन द चेयर, ओके, ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड गलत है, ही इज़ स्लीपिंग इन द बेड। अगर वो बेड ने एक एरिया कवर किया हुआ है तो। ओके। तो इतने प्यारे-प्यारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, इतने प्यारे-प्यारे रूल्स होते हैं, बस पढ़ के मज़ा आ जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैम ऐसे ही अगर 2-4 और रूल अगर आप ग्रामर के अंदर बताना चाहें जो बच्चे जनरली गलत करते हैं तो? बहुत प्यारे-प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि न्यूज़ के साथ इज़ लगाओगे या आर लगाओगे? आर? नहीं, न्यूज़ के साथ इज़ लगता है। देखो जो हम सुनते हैं ना वो समाचार होते हैं। अच्छा। तो समाचार की बहुत सारी खबरें हो सकती हैं। तो हुँ, खबरें हैं, हुँ। लेकिन वो पूरा का पूरा एक समाचार ही है। तो अच्छा। इसका मतलब आप समाचार को गिन नहीं सकते। हुँ। तो अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब आप जब गहराइयों में जाओगे ग्रामर की तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो न्यूज़ इज़। ओके। जैसे बहुत लोगों को आदत होती है फर्नीचर्स बोलने की। हुँ, फर्नीचर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। अच्छा, फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर होते हैं। ओके। ज्वेलरीज़ हुँ, नहीं होता है। आपके इयररिंग्स हो सकते हैं, नेकलेस हो सकता है, बट ज्वेलरी एक पूरा का पूरा अपने आप में वर्ड है। हुँ, जैसे बाल, हेयर्स या हेयर क्या लगाऊँ? आपने कभी किसी को सुना कि उसके सर पे 4 बाल हैं या कभी नहीं। उसके सर पे 6 बाल हैं? नहीं, ओह! हेयर को काउंट नहीं कर सकते।
इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ओके। हेयर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। हेयर गिनने हैं तो बोल दो 4 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर है। हुँ, तो हेयर्स कहने की बहुत लोगों को आदत होती है। ठीक फिर है। जैसे सिज़र्स, ओके, सिज़र्स होता है, सिज़र जैसा कोई शब्द नहीं होता है। क्यों? अच्छा। क्योंकि उसके 2 पीसेस होते हैं, तो उन दोनों को हम एक साथ, कभी एक वाले से तो कुछ कट नहीं सकता, दोनों एक साथ होते हैं, तो बिल्कुल, सिज़र्स। बिल्कुल, पैंट्स, ठीक है। ट्राउज़र्स। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत प्यारे-प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आई विल डिस्कस अबाउट द सिचुएशन, डिस्कस के साथ अबाउट लगाते हैं। हुँ, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डिस्कस एक ऐसी वर्ब होती है जिसको अपना ऑब्जेक्ट तुरंत लेना होता है। तो डिस्कस द मैटर, डिस्कस अबाउट द मैटर नहीं होता है। हुँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को आदत होती है कोप अप विद बोलने की। हुँ, कोप हुँ, विद मीन्स डील करना, कोप हुँ। अप विद बिल्कुल गलत है। ओह! तो ऐसे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश में गलत बोलते हैं और उसी को ग्रामर बताती है हमें कि वो सही क्यों है। अच्छा। एक मूवी बनी है, आपने सुना होगा फाइनल डेस्टिनेशन, हुँ, नाम सुना है। सुना है। डेस्टिनेशन का मतलब ही होता है आखिरी चीज़ है, आखिरी आपका स्टॉप है। फाइनल कैसे लगा दोगे उसके आगे? राइट। फाइनल डेस्टिनेशन इज़ रॉन्ग, हुँ, सिर्फ़ डेस्टिनेशन होना चाहिए। ग्रेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे वो इंग्लिश टीचर है। राइट। इंग्लिश टीचर गलत है भई। गोल्ड रिंग का मतलब क्या होता है? सोने की रिंग, सोने की रिंग। तो इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश का टीचर? गोल्ड रिंग का मतलब वो रिंग जो गोल्ड से बनी है। हाँ, तो इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हुआ? वो टीचर जो इंग्लिश से बना है। तो इट्स टीचर ऑफ इंग्लिश। ओके, इंग्लिश टीचर पूरी तरीके से गलत है। इतनी ऑलराइट। सारी वेबसाइट्स, इनफैक्ट इतनी सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे लिखा होता है लेटेस्ट अपडेट। हुँ, अपडेट का मतलब ही होता है जो लेटेस्ट चेंज आया है। हुँ, क्यों लेटेस्ट लिख दिया उससे पहले? सही बात है। बार-बार लोग बोलते हैं रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना। क्यों अगेन लिख दिया उसके आगे? हुँ, रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस जाना। क्यों बैक लिख दिया उसके आगे? वाव! इतनी सारी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो हम इंग्लिश में करते हैं और यही सारी चीज़ें हमें ग्रामर समझाता है। तो ग्रामर पढ़ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हुँ। अभी पॉडकास्ट होने के बाद में मैं भी जाके बिल्कुल पढ़ूँगी ग्रामर। मैम मुझे आप ये बताइए कि जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, तो कोई बच्चा अगर इसको पूरा करना चाहे तो वो क्या करे? मतलब लगातार जो आपकी 12 घंटे की वीडियो है वो देखे या फिर जो है उसको कुछ हिस्सों के अंदर डिवाइड कर ले कि आज जो है 1 रूल करूँगा और 120 दिन लगाऊँगा। मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहे इसकी? कुछ बताइए? देखिए, 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। अगर उस बच्चे के पास टाइम कम है, तो उस बच्चे को क्या करना है, मान लो उसका पेपर है और कुछ ही टाइम में उसका पेपर है। तो उसको क्या करना चाहिए, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के मैंने छोटे-छोटे शॉर्ट्स बना रखे हैं 1-1 मिनट के, मतलब 1 रूल 1 मिनट में। तो 120 रूल्स वो 120 मिनट में कर सकता है, दैट इज़ 2 घंटे में उसके सारे ग्रामर के रूल्स हो जाएँगे जो एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। हुँ। अगर बच्चे के पास टाइम है और उसको और गहराइयों से समझना है उन रूल्स को, तो उसको पूरी वीडियो देखनी होगी, बट पूरी वीडियो वन गो में नहीं, वो डिवाइड कर लेगी। रोज मुझे 10-10 रूल्स करके करने हैं, तो 12 दिन में वो पूरी वीडियो कर लेगा और उसके बाद उसी टॉपिक के खूब सारी प्रैक्टिस कर ले एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है। मैम एक ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो कैब के अंदर बहुत इश्यूज आते हैं मतलब उन्हें याद नहीं रहता है कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे न्यूज़पेपर लिया उसमें से कुछ वर्ड्स उठाए या फिर डिक्शनरी लेके बैठे वो कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है वो एक साथ याद कर ली जाए अब वो तो पॉसिबल होता नहीं है कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि आज से जो है मैं हर रोज 5 वर्ड याद करूंगा लेकिन 5वें दिन वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका धराशायी रह जाता है कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक वो कैब लूंगा कुछ सोचते हैं कि आज न्यूज़पेपर से शुरू करता हूँ, लेकिन वो 7-8 दिन बाद में कंसिस्टेंसी कहीं न कहीं ब्रेक हो जाती है। मैम वोकैब पर कमांड कैसे की जाए? क्या सबसे बेस्ट तरीका है? देखो, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है कि वोकैब अगर इम्प्रूव करनी है ना, तो हमें थोड़ा सा जड़ में जाना पड़ेगा वोकैब की, हुँ, कि वो शब्द बना कहाँ से है। अच्छा, तो जहां से वो वर्ड बनता है उसको बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक है। तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक ही रूट वर्ड से बने होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक रूट वर्ड है आपका कैको, कैको, CACO, कैको। ओके, इसका मतलब होता है खराब। ठीक है। तो जितने भी शब्द होंगे जो इस कैको वर्ड से बने होंगे वो सारे खराब से रिलेटेड होंगे। कैकोलॉजी मतलब खराब शब्द, कैकोफोनी मतलब खराब आवाज। सिमिलरली इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ईयू, हुँ, ईयू। हुँ, तो जितने भी शब्द होंगे ईयू वाले वो हुँ, सारे अच्छे अच्छे शब्द होंगे, क्योंकि ईयू रूट वर्ड का मीनिंग होता है गुड। हुँ, यूलॉजी मीन्स तारीफ, अच्छे शब्द। यूफोनी
मतलब अच्छी आवाज़। यूफ़ोरिया मतलब बहुत खुशी वाली स्टेट। तो अब देख रहे हो सारे वर्ड्स पॉज़िटिव टोन के, क्योंकि इन सबका रूट एक ही है ईयू। तो रूट वर्ड्स के ऊपर सबसे पहले कमांड बनाई जाए, और 220 रूट वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उतने रूट वर्ड्स आते हैं तो आपको 3000 से 4000 वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाएँगे एक वोकैब्युलरी 2 के। और अगर आप बताना चाहो तो कुछ? हुँ, जैसे कि बेनी, बेनी शब्द का मीनिंग होता है अच्छा, तो बेनिफिट आपने सुना होगा। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मीनिंग होता है प्रेयर। हुँ। एक ब बेनेवोलेंट हाँ, करके भी होता है। बेनेवोलेंट, हुँ, बेनीवोलेंट, हुँ। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट इंसान कौन होता है? जो हमेशा बहुत लोगों की मदद करता है, चैरिटेबल इंसान जो होता जैसे आप है। ओके, आगे? ओके, फिर कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं, अब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक रूट वर्ड होता है फाइल। फाइल का मीनिंग होता है लव। गायनी, गायनी शब्द का मीनिंग होता है विमेन। मिस, MIS मिस का मतलब होता है नफ़रत करना। चलो मैंने आपको 2 रूट वर्ड्स बताए, एक होता है मिस जिसका मीनिंग है नफ़रत करना, गायनी इसका मतलब है विमेन, औरत। तो मिसोजिनिस्ट वर्ड का मीनिंग आप मुझे बताएँगे? जो औरत से नफ़रत करता हो? ईज़ी लगा? हाँ, चलो, गैमोज़ ओके, इसका मीनिंग होता है शादी। ठीक है। मिज़ोगैमिस्ट वर्ड का मीनिंग आप मुझे बताएँगे? मिस का मतलब था नफ़रत करना, हाँ, गैमोज़ का मतलब था शादी। जो शादी से नफ़रत करता हो, पॉलीगैमिस्ट का आप मुझे मतलब बताएँगे? वो इंसान जो बहुत सारी शादियाँ करे। अब आप आपकी वोकैब्युलरी कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ओके, अभी मैं जाके जो है इंग्लिश पढ़ाना शुरू करती हूँ। ठीक है। अच्छा चलो एक और एक जी, एक थोड़ा-सा ना एंड्रो वर्ड का मीनिंग होता है मेल्स, जैसे गायने का मीनिंग था फीमेल्स, जी। औरत, ऐसे ही एंड्रो का मतलब होता है मेल या फिर मर्द। फिलैंडरर शब्द का मीनिंग आप मुझे बता सकते हैं? एन फाइल का मीनिंग अभी हमने पढ़ा प्यार, लव। ठीक है, ठीक है। एंड्रो का मीनिंग होता है मेल्स। फिलैंडरर शब्द का मीनिंग जो मेल से प्यार करे? नहीं, फिलैंडरर का थोड़ा-सा नेगेटिव मीनिंग होता है ऐसा मेल जिसके बहुत सारे विमेन के साथ रिलेशंस हों, सेक्सुअल ओके, रिलेशंस हों। मतलब ठरकी? हाँ, काइंड ऑफ कह सकते ओके, हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ग्रामर ही इंटरेस्टिंग नहीं है, वोकैब्युलरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप तरीके से उसको समझें और पढ़ें तो। ठीक है। मैम कुछ इंग्लिश के अंदर जो है अपने कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए? मतलब बहुत कन्फ्यूज़न होता है ओके, कुछ जैसे कुछ-कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक कॉम्बिनेशन है ले और लाई का। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ले मतलब लेटना, लाई मतलब झूठ। नहीं, देखो, ले का मतलब होता है लिटाना, ओके, कोई चीज़ को आप लिटा रहे हो। प्ले, लेड, लेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लाई का मतलब होता है लेटा हुआ है वो ऑलरेडी, ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, वो लेटा हुआ है ऑलरेडी। तो ले इज़ लिटाना, लाई इज़ ऑलरेडी लेटा हुआ है। ओके। एक और लाई का मतलब होता है जो आपने एकदम सही बोला था, झूठ और हुँ, झूठ बोलना। तो ले और लाई में आप याद कैसे करोगे? ले इज़ व्हाट? लिटाना। हुँ, ए आ रहा है ना? हुँ, लेटा, इसमें भी आ रहा है ना, तो आप हुँ, ऐसे याद कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को ऐसे ट्रिक्स बताती हूँ याद करने की। तो ले हुँ, इज़ लिटाना, हुँ, लाई इज़ खुद लेटना। इसमें कोई आ नहीं आ रहा तो ठीक इसमें है। ए नहीं है। हुँ, तो इस तरीके से आप कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को याद कर सकते हो। वेडिंग और मैरिज, हुँ। क्या डिफरेंस होता है? मैरिज तो शादी का कार्ड आता है तब कहते हैं और वेडिंग सेम ही है ये देखो, तो। नहीं, नहीं? वेडिंग है वो सेलिब्रेशन, जो आप पार्टी दे रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, वो वेडिंग है। अच्छा, मैरिज आपका रिश्ता है, आपका रिलेशन है। ओके, तो आप दोनों मैरिड हो, वेडिड नहीं हो। ओके। तो 2 लोगों के बीच में रिश्ता है, मीन्स मैरिज है। ये जो लिखा आता है कि जैसे मतलब जैसे हम लोग करते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हाँ, रिश्ते की एनिवर्सरी नहीं होती है। उस डेट वो डेट रिपीट हुई है, उस दिन की जो पार्टी हुई थी वो रिपीट हुई है, तो वेडिंग एनिवर्सरी इज़ करेक्ट। तो वो तो गलत है। मैरिज एनिवर्सरी गलत है। ठीक है। अच्छा मैम इसके साथ में जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अपने स्पोकन इंग्लिश की मैम मैं बात करती हूँ। तो बच्चे क्या होते हैं ना कि बोल नहीं पाते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि इस बार तो जो है मैं पक्का इंग्लिश के अंदर बात करूँगा या करूँगी। लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करते हैं ना तो साथ वाले हँस देते हैं और वो कॉन्फिडेंस जो है वो वहीं पे ही रुक जाता है उनका, ख़त्म हो जाता है। तो एक ये जो माइंड में होता है कि जिस दिन मैं एकदम अच्छे से सीख जाऊँगा, उस दिन मैं बोलना शुरू करूँगा और वो कभी आता नहीं है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते हो। तो मैम ये जो फ़ियर है, ये जो फ़ोबिया है इंग्लिश का, इसको कैसे हटाया जाए? कोई बोलना शुरू कैसे करे?
देखो, सबसे पहले ना जब हमने हिंदी लैंग्वेज सीखी थी या आज ईशवी है वो हिंदी बोलती है, वो सही नहीं बोलती है, वो गलत बोलती है, तो क्या हम उसके ऊपर हँसते हैं? नहीं नहीं। हँसते। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो जो आपकी कोशिश पर हँस रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनमें उन लोगों को ही अवॉइड करना चाहिए। हुँ। आपके फ्रेंड्स आपकी कंपनी में वो लोग होने चाहिए जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं। बाकी लोग तो फेक हैं अगर वो आपके ऊपर हँस रहे हैं तो। दूसरी चीज़, अगर लोग हँस रहे हैं तो आपको उसे दिल पे नहीं लेना है, आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो। आज गलत बोलोगे, कल गलत बोलोगे, परसों गलत बोलोगे, एक ना एक दिन तो सीखोगे ना। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, बोलोगे ही नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो इट्स अ जर्नी, लैंग्वेज सीखना एक जर्नी है और जिसको और हर किसी को ऐसे डे ज़ीरो से स्टार्ट करना ही पड़ता है और हर किसी की अपनी अलग-अलग जर्नी होती है। तो बोलने से रुकना नहीं है, स्पीक एज़ मच एज़ पॉसिबल। मैम जब आपने जो है शुरुआत की इंग्लिश बोलने की, क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ कि आपको जो है किसी ने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की हो, आपका मज़ाक उड़ाया हो, जो आपके इनिशियल डेज़ थे? बिल्कुल, बहुत बार हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार हुआ। एक बार मुझे याद है एक इंसिडेंट ही था, एक आई वाज़ ट्राइंग टू टॉक इन इंग्लिश, मैं बात करने की कोशिश कर रही थी। एक एक पर्सन ही था, उसने मुझे बोला वेयर डू यू पुट अप? मुझे नहीं पता था वेयर डू यू पुट अप, मैं उसको अजीबो-गरीब आंसर दे रही थी। बाद में मुझे पता चला कि वो मुझसे पूछ रहा था तुम कहाँ से हो? तो उस समय मेरा बहुत मज़ाक उड़ा था। तो आप कोई लैंग्वेज सीखोगे तो स्टार्टिंग में तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपका लोग मज़ाक उड़ाएँगे। अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को अपने अंदर कितना इम्पैक्ट होने देते हो। नहीं होने देना है उसे इम्पैक्ट। आपको अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। ठीक है। मैम कुछ अगर आप स्टेप्स बताना चाहो कि जो हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए फ़ॉलो करने चाहिए, जो एक डायरेक्शन दे सके किसी बच्चे को, तो वो क्या होंगे? देखो, स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमें बोलना और सुनना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आप कोई भी मूवी देख रहे हो या आप कोई भी वेब सीरीज़ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसे हिंदी में देखो और उसको सबटाइटल्स लगा के देखो। तो सबसे पहले धीरे-धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं और उसका सबटाइटल क्या है। तो आपकी लैंग्वेज के साथ थोड़ी-थोड़ी फ़ैमिलियरिटी बढ़ेगी, आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा कि किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आप उस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा बोलना स्टार्ट करो। अगली चीज़, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, नहीं भी पढ़ा, आपके पूरे दिन में क्या-क्या हुआ आपके साथ, उस चीज़ को मिरर के सामने बोलना स्टार्ट करो। स्पीक इट एज़ मच एज़ पॉसिबल। देखो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है। आप एआई के सामने कुछ बोलो और उसको बोलो कि तुम मेरी गलतियाँ बताओ इसमें कि मैंने क्या-क्या गलत किया है। और फिर वो आपको जब आपकी गलतियाँ बताए उसको दोबारा बोलो ठीक करके और इस चीज़ को प्रैक्टिस करो जब तक आपकी गलतियाँ कम होना शुरू नहीं हो जाती। जितना बोलोगे और जितना सुनोगे, उतना ही आपको लैंग्वेज समझ में आएगी और उतना ही आप अच्छे से बोल पाओगे। हमेशा ये सोचो कि मैंने हिंदी कैसे सीखी थी। हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, आपको पता है? इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, हिंदी में कितने ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, इंग्लिश में तू को भी यू बोलते हैं, तुमको भी यू बोलते हैं, हुँ। आपको भी यू बोलते हैं। हुँ। हिंदी में कितने सारे वर्ड्स हैं, हुँ। बिल्कुल। इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू। तो इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज और आपने इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हिंदी सीख ली, तो आप इंग्लिश तो बहुत आसानी से सीख सकते हो। आपने कितनी हिंदी सुनी, कितनी बोली, सुन-सुन के बोल-बोल के तो सीखी। तो इंग्लिश का भी वही तरीका है, सुन-सुन के बोल-बोल के सीखना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। मैम एक प्रोनंसिएशन का इश्यू रहता है कि वो कैसे किया जाए? उसमें जो है बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, उसके बारे में कुछ देखो, बताइए? प्रोनंसिएशन आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आप सुनोगे। तो हमें सुनना बहुत है इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोनंसिएशन आपने बोला, बहुत लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जी। है ना? राइट वर्ड इज प्रोनंसिएशन। जो आयरन करते हैं, जो प्रेस करते हैं, बहुत लोग इसको आयरन बोलते हैं, आयरन करते हैं, आयन होता है, आर साइलेंट होता है। ठीक है। कर्जे को बहुत लोग डेब्ट बोलते हैं, हुँ। डेट होता है, बी साइलेंट होता है। हुँ। जो प्लम्बर होता है, प्लम्बर, बहुत लोग प्लम्बर, मैंने भी बोला प्लम्बर होता है, प्लम्बर बोलते हैं, बी साइलेंट होता है, प्लमर होता है। वेडनेसडे बोलते हैं, वेंसडे होता है। रिसिप्ट बोलते हैं, रिसीट होता है। मोजीतो बोलते हैं, मोहितो होता है। अच्छा मैम ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, बहुत ही बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स हैं, तो आपसे पूछते हैं, अगर आपका मन हो बताने का तो। पहला वर्ड है सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस इसकी अगर आप स्पेलिंग जब भी कोई ऐसा वर्ड हो ना, हमेशा उसको ब्रेक कर लो।
तो ब्रेक ब्रेक करके जब आप बोलोगे या सोचोगे ना, तो आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो वर्ड बोला सुपर, SUPER, कैली, CALI, फ्रैजिलिस्टिक, FRAGILISTIC, एक्सपियाली, EXPIALI, डोशियस, DOCIOUS। इसका एक्सीलेंट। मतलब होता है एक्सट्रीमली वंडरफुल, मतलब एकदम परफेक्ट। ओके, लाइक यू। सेकंड वर्ड इज़ फ्लॉक्सिनोसिन हिलिफिलिफिकेशन। इसको भी ब्रेक करते हैं। फ्लॉसी, FLOCCI, नौसिनी, NAUCINI, हिलीपिली, HILIPILI, फिकेशन, FICATION। वंडरफुल। मैम एक कंट्री है चेकोस्लोवाकिया, उसकी भी बता दो। चेकोस्लोवाकिया, इसको भी ब्रेक करते हैं ना। चेको, CZECHO, स्लो, SLO, वाकिया, VAKIA। मैम कुछ कहावतें टाइप की है, तो हमें डेली लाइफ में यूज़ में आती है, तो मैं उनको हिंदी में बोलूँगी, अगर आप इंग्लिश में बताना चाहें तो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। मतलब कोई भी इंसान खुद खराब है, लेकिन वो ब्लेम किसको कर रहा है? अपने टूल्स को, कि मेरे पास सामान ही नहीं है। ठीक है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, मतलब तो बहुत छोटा सा है। अभी तो पूरा का पूरा आइसबर्ग पड़ा है, अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट बाकी है। दाल में कुछ काला है। समथिंग इज फिशी। वो डायलॉग था ना ACP का, कौन सा था, CID में, दया ढूंढ के निकालो, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। ओके, हाथ आया पर मुँह ना लगा। सो क्लोज येट टू फार। एक्सीलेंट। ठीक है मैम, अभी जो है हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में, जो पर्सनल लाइफ है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या कुछ स्टूडेंट्स जो है उससे सीख सकते हैं, तो उनके बारे में जो है बात करेंगे। मैम पहला तो मैं यही जानना चाहूँगी कि मैंने आपके जैसे कुछ साल पहले की वीडियोज़ देखे, जैसे 2-3 साल पहले के, उसके अंदर मैम आपका वेट जो है, प्लीज़ डोंट माइंड, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, कि आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा था। अभी आप बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हैं, तो मैम ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? दो चीजों पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया। एक था पोर्शन कंट्रोल। मतलब देखो, मैं आपको बोलूं कि मुझे ये खाना छोड़ना, ये खाना छोड़ना, इससे ना और ज़्यादा क्रेविंग होती है, यार या मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रूल बनाया कि मैंने जो चीज़ एक बार जितनी प्लेट में डाल ली, मैं दोबारा उसको नहीं लूँगी। हुँ। और मैं हमेशा छोटी प्लेट में चीज़ों को फ़िल करती हूँ खाते समय। तो मुझे लगता है एक उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। और दूसरी चीज़ मूवमेंट, बॉडी मूव करनी है। किसी दिन डांस करने का मन है, डांस कर लिया। किसी दिन स्विम करने का मन है, स्विम कर लिया। मतलब कुछ भी तरीके से वॉक कर लिया, फास्ट वॉक कर लिया, रनिंग कर लिया। किसी ना किसी तरीके से मुझे 45 टू 50 मिनट्स डेली मूव करना ही करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बनाई और थैंकफुली इससे मुझे चेंजेस दिखे और धीरे-धीरे वेट भी कम होता गया। ठीक है। मैम डाइट के अंदर कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें बताना चाहोगे आप 2-3 की क्या डाइट जो है प्रेफ़र की जाए जिससे वेट कम हो? सो सबसे पहली चीज़ तो फ्राइड फूड मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना अवॉइड कर सकूँ। और कभी जैसे बहुत क्रेविंग हो रही है फ्राइड फूड की, तो मैं उसे घर में ही बना लेती हूँ। फिर शुगर कोशिश करती हूँ जितना अवॉइड हो सके, और जहाँ लगता है कि भई बिना शुगर के टेस्ट ही नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ डेट पाउडर यूज़ करूँ, उससे उस चीज़ को खाऊँ। चॉकलेट्स पहले मैं बहुत खाती थी, डेयरी मिल्क यूज्ड टू बी माय फेवरेट चॉकलेट, बट अब मैं स्विच किया है मैंने उसको प्रोटीन बार से, तो मैं प्रोटीन बार ले लेती हूँ। एंड व्हाट आई थिंक इज़ कि सब कुछ खाओ, बट थोड़ा-थोड़ा खाओ, मॉडरेशन में खाओ, सेल्फ कंट्रोल रखो, तो आप आराम से वेट कम कर सकते हो। अच्छा मैम, मेडिटेशन भी आप करते हैं? जी। तो मैम क्या आपका इतना ये जो शांत स्वभाव है, ये जो आप हर टाइम स्माइल आपके फेस पे रहती है, मैम कभी आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं देखा? क्या इसका एक कारण मेडिटेशन करना है? बहुत बड़ा रीज़न है फ्रस्ट्रेशन ना होने का मेडिटेशन। मतलब जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो एक सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में क्या आता है कि कुछ भी हो रहा होता है बाहर, आप उसको ऐसे देखते हो जैसे कि वो एक एक्सटर्नल इवेंट है। मतलब आप उस चीज़ से अंदर आपके कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कोई इंसान मुझ हुँ। पे गुस्सा कर रहा है, तो मुझे पलट के गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मुझे उसके गुस्से को मैं अपने अंदर एंटर ही नहीं करने दे रही।
तो इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ा मेडिटेशन का, और मुझे लगता है मेडिटेशन ने मुझे अपने आप से कनेक्ट करवाया, हुँ। बाहर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा। एंड ये जो मेरा काम नेचर है, मैं कभी गुस्सा नहीं करती, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, इट्स अ रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। मैम जनरली कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी पर्सन है, अगर वो मेडिटेशन करने की ट्राई करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। मतलब अटेंशन बन नहीं पाती है, कंसंट्रेशन 5 मिनट में ही जो है भंग हो जाती है। वो आपने कैसे मेंटेन की? मतलब 2 मिनट देखो बैठा जाए इतने में ही लगता है कि पास में कौन ऐसे मतलब उसका क्या इलाज हो? देखो, तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो, बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए मेडिटेशन, बट एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप आईज़ क्लोज़ करो और 100 से उल्टी गिनती करना स्टार्ट करो 1 तक, अच्छा। और उसको टारगेट बनाओ। 100, 99, 98, 97, ये काउंटिंग करना स्टार्ट करो। तो इससे आपका माइंड स्थिर होना स्टार्ट होगा। हुँ। फर्स्ट 5 डेज़ आप सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करो, बट 100 से लेकर 1 तक आपको काउंटिंग, उल्टी काउंटिंग करनी ही करनी है माइंड में। ठीक है। इन 5 दिन में आपकी बॉडी के अंदर एक इतना बड़ा चेंज आएगा कि आप बैठना स्टार्ट कर दोगे खाली। हुँ। उसके बाद 6th डे से आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, और उसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ आँखें बंद करके बैठना है। ना ही कोई चीज़ सोचनी है और ना ही किसी चीज़ को सोचने से रोकना है। बहुत सारे विचार आते हैं जब हम आँखें बंद करते हैं, ये क्या हो रहा है? वो मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? आपको किसी विचार को रोकना नहीं है, और ना ही किसी विचार को जानबूझ के सोचना है। आपको एक मौन दर्शक बन जाना है अपने विचारों का, म्यूट स्पेक्टेटर बन जाना है। धीरे, धीरे, धीरे करके आपके विचार आएँगे, जाएँगे, आएँगे, जाएँगे, आएँगे, जाएँगे। आप सिर्फ़ उन्हें देख रहे हो कि क्या विचार आ रहे हैं, आएँगे, जाएँगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको विचार आने ही बंद हो जाएँगे। उस दिन आप मेडिटेशन की स्टेट में पहुँच जाओगे, और इसको हार्डली 10 से 12 दिन लगेंगे, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलते हो तो। हुँ। मतलब अगर बॉडी को अगर सही करना है तो हमें जिम करना है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करनी है, माइंड को सही करना है तो मेडिटेशन करना है। बिल्कुल। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी, कहना चाहूँगी। किसी ने पूछा वज़न कैसे कम होता है? अगर तन का वज़न कम करना है तो व्यायाम करो, मन का वज़न कम करना है तो ध्यान करो, और अगर धन का वज़न कम करना है तो दान करो। और आप इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन-सा प्रेफ़र करते हैं? मैं तीनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ। ओके, मिडल वे, मिडल पाथ बुद्धा का। ठीक है मैम उसके बाद में जो है हम जानना चाहेंगे इसके सिवाय जैसे आपने स्विमिंग का ज़िक्र किया, तो ये क्या मैम ऐसे जैसे आपको एक डांस की वीडियो भी देखी थी डांस आपका हॉबी है? मुझे ना नई-नई चीज़ें सीखना मेरा हॉबी है। मुझे लगता है कि आप लाइफ़ के किसी भी स्टेज पे हो, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं अलग-अलग तरह के फ़ॉर्म्स ऑफ डांस सीखती रहती हूँ। इस बार स्विमिंग मैंने अभी जस्ट सीखना स्टार्ट ही किया है। तो कुछ ना कुछ सीखते रहने से मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में और ज़्यादा ज़िंदा हो रहे हो। तो हॉबी है डांस करना, डेफ़िनेट सी बात है, मज़ा आता है मुझे डांस करने में, बट मैं इसको एक नई स्किल की तरह भी लेती हूँ कि हाँ, मुझे ये स्किल सीखनी है। गाड़ी भी अच्छी चला लेते हैं। तो ठीक है। मैम आप इतनी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर भी करती हैं, देन उसके बाद में आपका बहुत ही हेक्टिक जो है शेड्यूल भी रहता है। मैम इतना डिमांडिंग करियर है एक तरफ, दूसरी तरफ आपका मदरहुड भी है, तीसरी तरफ जो है हाउस होल्ड चोर्स भी रहते हैं। इन तीनों के बीच में बैलेंस को कैसे क्रिएट किया जाए? देखो, बैलेंस क्रिएट करने का एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। जिस समय जो काम कर रहे हो, उसको अपना 100% दो। जिस समय मैं अपनी बेटी ईश्वी के साथ हूँ, मैं पूरी तरीके से उसके साथ हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। जिस समय मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। जिस समय मैं किचन में अपना खाना बना रही हूँ, मैं पूरी तरीके से उसमें हूँ। तो अगर आप जिस चीज़ को कर रहे हो, उस चीज़ को आप अपना 100% देते हो, तो थोड़ा-सा समय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो फुल फ़ोकस के साथ करो, उस चीज़ को अपनी पूजा मानो, जिस चीज़ को आप जिस समय कर रहे हो। ठीक है, मतलब हमें करियर के लिए बच्चे को छोड़ने की जो है ज़रूरत नहीं है और बच्चे के लिए करियर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने दोनों पर जो है वो मास्टरिंग कर रखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंस्पायरिंग है आप, एम्पावरिंग है आप, एपिटमी ऑफ ब्यूटी विद मिशन जैसा मैंने पहले बताया वो है आप।
मैम एक देखा जाए तो कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल जो पुरुष है, उसके पीछे जो है एक महिला का हाथ होता है। आप एक महिला हैं एंड बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सक्सेस के पीछे भी क्या किसी का हाथ है? हर मेरे कदम हर में? कदम में मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। आज भी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। हो सकता था कि वो अपना कोई काम कर सकते थे, वो घर पे हो सकते थे, वो कुछ एन्जॉय कर सकते थे, रिलैक्स कर सकते थे, बट ही इज़ स्टिल सिटिंग हियर। तो हर कदम में वो मेरे साथ हैं, पीछे नहीं है, एकदम साथ हैं एंड आई थिंक इसी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा मैम अभी जो अपनी जनरेशन है मान लीजिए कोई शादी के लिए अगर लड़का देख रहे हैं या फिर लड़की देख रहे हैं तो आपकी नज़र के अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो तो होनी चाहिए बेसिक जो आप मानते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन्स को आंसर देने से पहले, पहले मैं छोटा-सा एक इंसिडेंट बताऊँगी, आप रिलेट कर पाएँगे। जब मेरी और गौतम की बातचीत शुरू हुई थी, तो मैं एक बहुत छोटे से शहर से थी। तो मैंने हमेशा इसे ये देखा था कि लेडीज़ या जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से परमिशन लेती हैं, उन्हें कुछ भी करना होता है तो काम करने के लिए। तो जब मेरी और गौतम की बात होती थी, तो मैंने गौतम से फ़ोन पे पूछा कि यार क्या तुम मुझे काम करना अलाउ करोगे? क्योंकि मैं बहुत अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ही था कि मुझे कुछ करना है लाइफ़ में, पैशनेट। तो क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? गौतम का आंसर आया नहीं। आई वाज़ शॉक्ड। देन उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, मैं होता कौन हूँ तुम्हें अलाउ करने वाला? वी आर इक्वल। तो वो चीज़ मुझे ना वहाँ पे हिट करी यार। यार हम लोग का माइंडसेट, हम वुमेन का, हम लेडीज़ का माइंडसेट कैसा बनाया हुआ है, क्या वो मुझे अलाउ करेंगे? बिल्कुल। आई जेन्युइनली फ़ील कि इस पर्सन का माइंडसेट कितना अच्छा है इस चीज़ को लेके कि हू एम आई टू टेल यू कि आपको काम करना है या नहीं करना है, इट्स योर लाइफ, इफ यू वांट टू वर्क देन यू शुड वर्क। सिमिलरली मुझे एक केस और याद है, शादी के बाद आई वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, मुझे अपने घरवालों से मिलने जाना था। तो आई आस्क्ड गौतम, मैंने बोला मम्मी-पापा से परमिशन ले लूँ, मुझे मथुरा जाना है। ही सेड, निमिषा मुझे अगर अपने घरवालों से मिलने जाना है तो क्या मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने बोला ऑफ कोर्स नॉट। देन व्हाई आर यू, देन ही सेड तो तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? इट्स योर लाइफ, दे आर योर पेरेंट्स। तो आई जेन्युइनली फील कि रिश्ते में सबसे पहली चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपसी रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, केयर, कंसर्न, लव, ये सारी चीज़ें सेकंड आती हैं। बट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना होगा, आपको एक-दूसरे को इक्वल समझना होगा। और एक एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको ना सामने वाले को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। डोंट ट्राई टू चेंज दैट पर्सन। आज मैं बहुत जॉली नेचर की हूँ, बहुत हँसमुख हूँ, तो ही हैज़ टू एक्सेप्ट मी एज़ आई एम। अगर आज मैं शांत रहती हूँ, चुप-चुप रहती हूँ, मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं पसंद है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो ही शुड नॉट ट्राई टू चेंज इट और आई शुड नॉट ट्राई टू चेंज हिम। तो एक्सेप्ट द पर्सन एज़ ही इज़, जैसा है मेरा है। तो ये 3 चीज़ें आई जेन्युइनली फ़ील कि हर रिश्ते में होनी चाहिए। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि आप जब सर से मिले तो कितने टाइम के अंदर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है हमें जो है शादी करनी है और हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं? मुझे लगता है अराउंड हमारे रोके से पहले हम लोगों ने 1.5 से 2 महीने बात की होगी एंड दैट टू ओवर फ़ोन। हम मिले पहली बार अपने रोके वाले दिन ही थे। बट बात करते समय एक इंट्यूशन होता है, जो फीलिंग होती है ना कि हाँ यार, जैसा मतलब ये जो इंसान है ये मेरे लिए बेस्ट है। ये फीलिंग मुझे 3rd या 4th डे से ही आना शुरू हो गई थी। बिकॉज़ ही यूज्ड टू आस्क मी कि लाइक निमिषा, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यू? तो आई टोल्ड हिम कि यार करियर बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे मेरे रिलेशंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते थे और प्रॉमिसेस भी बहुत किए गौतम ने एंड बिलीव मी, एक-एक प्रॉमिस निभाया शादी के बाद। वाओ! एक-एक प्रॉमिस। आज भी मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी, शादी के 15 से 20 दिन बाद मैंने गौतम को बोला कि भई चलो अब काम करना स्टार्ट कर। मैं मथुरा से थी, छोटे से शहर से थी, वहाँ के बच्चों को पढ़ाती थी इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में। दिल्ली आए, दिल्ली बहुत बड़ा शहर, एक मथुरा के जैसे छोटे शहर की लड़की के लिए बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस। आज भी मुझे वो दिन याद है जब हम अपने घर से बाहर निकले थे एंड सारे इंस्टीट्यूट्स में हम जाके पूछ रहे थे, इज़ देयर एनी वैकेंसी फॉर इंग्लिश फैकल्टी हियर?
मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था वो पूछने का, क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी करी नहीं। गौतम खुद मुझे बाहर रोक के खुद जा जाके वहाँ हर एक इंस्टीट्यूट में पूछ के आते थे, इज़ देयर एनी वैकेंसी फॉर इंग्लिश फैकल्टी हियर? और एक-एक दिन में 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 इंस्टीट्यूट्स जाते थे। तो प्यार शुरू हुआ था शादी से पहले, हर दिन विद एवरी पासिंग डे वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैम कुछ स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपरेशन के साथ में जो है रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं करियर में फिर डाउनफॉल होता है। तो मैम उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसे उसके अंदर जो है उससे खुद को सँभाला जाए? देखो, सबसे पहले आप किसी भी रिलेशन में हो ना, 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करो कि वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको मेंटल पीस है या नहीं, और आपकी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। देखो, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है ना, तो वो रिलेशनशिप नहीं रहता है, वो सिर्फ़ अटैचमेंट है, वो रिलेशन नहीं है। जी। तो सबसे पहले तो अपना करियर और अपना मेंटल पीस, इन दोनों चीज़ों को सबसे ऊपर रखो। और अगर आपका पार्टनर भी आपकी इन दोनों चीज़ों को ऊपर रख रहा है, तो वो रिलेशनशिप अच्छा है, अदरवाइज़ ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। कैसे बाहर निकला जाए मैम? अपने गोल्स पर फ़ोकस करो। आप अपनी लाइफ़ के पर्पस को ढूँढो। किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, उस काम को करना स्टार्ट करो। जब आप अपना काम करते हो ना, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, तो आप बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो। आप सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो। तो द बेस्ट वे आउट इज़ अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करके उस चीज़ में लगाओ, जो चीज़ आपका एक्चुअल पर्पस है लाइफ़ का। ऑलराइट। मैम एक मैं कमेंट्स को जो है स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिख रखा था कि मैम आप सेम ही सेम ड्रेस के अंदर जो है वो क्लासेस लेते हो, आपके पास में तो काफ़ी सारे पैसे भी होंगे, कभी तो ड्रेस चेंज कर लिया करो। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करूँ, शॉपिंग करने पे या उसी टाइम को मैं अपनी फैमिली के साथ या अपने काम पे स्पेंड करूँ। तो मुझे लगता है कि काम पे कर लूँ, फैमिली के साथ कर लूँ, और ऊपर से जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा होते हो। आपके पास 2-3 चीज़ें ही होती हैं, तो माइंड में एकदम क्लैरिटी होती है कि भई यही पहनना है और अपने काम पे लग जाना है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं कपड़े बहुत रिपीट करती हूँ। कैसा टाइम था बचपन में, जब बहुत स्ट्रगल किया, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया था, तो पता है पैसे की वैल्यू क्या है, तो हाथ से वो बर्बाद होते ही नहीं है, वेस्ट होते ही नहीं है। ठीक है, तो मैम एक जो है आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी जो है आपकी किताबें मार्केट के अंदर हर बुक शॉप पे अवेलेबल होगी, बच्चा-बच्चा जो है आपको जानता है, उसके बाद में भी इतनी आप सिंप्लिसिटी कैरी करते हैं। सिंपल रहना ना आपको रियल रहना सिखाता है। आपको किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करनी है, आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही खुश हो। हो सकता है सक्सेस आज है, हो सकता है कल ना हो, बट एक अच्छा इंसान तो हमेशा रहेगा ना। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं जितनी सिंपल हूँ, मैं उतनी ही ज़्यादा अपनी रूट्स से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है मैम, बिल्कुल आप बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। ये तो मैंने जो आपके साथ में पॉडकास्ट से पहले अपनी 15-20 मिनट की कन्वर्सेशन हुई, उससे जो है बिल्कुल फाइंड आउट किया। मैम अभी जो है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुँ, लेते हुँ, हैं, हुँ, तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, यू हैव हुँ। टू चूज़ वन। आप दोनों के साथ नहीं जा सकते। ओके। नंबर 1 इज़ आप मथुरा और वृंदावन में से क्या चूज़ करेंगे? क्योंकि मथुरा से आप हैं और वृंदावन से गौतम सर हैं। मथुरा, वहाँ से फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इमोशंस हैं, पूरा बचपन वहाँ पे निकला है, ज़िंदगी जीना वहाँ से सीखा है, चलना वहाँ पे सीखा है। डेफ़िनेटली मथुरा। ठीक है। मैम नंबर 2 डिजिटल बोर्ड आपको ज़्यादा पसंद है या फिर ब्लैक बोर्ड जो हमारे स्कूल के टाइम में हुआ करता था? ब्लैक बोर्ड, उसमें ना एक फ़ील आता है पढ़ाने में। ठीक है। मैम आप जो है इंग्लिश सीखना किससे प्रेफ़र करते हैं? मूवीज़ से या फिर बुक से ज़्यादा? बुक्स। ठीक है। मैम रट्टाफिकेशन वर्सेस कांसेप्चुअल क्लैरिटी? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रट्टाफिकेशन कितने टाइम तक याद रहेगा आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। हुँ। मैम अ, इंग्लिश को पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या इंग्लिश को सुनना? अगर कोई स्पोकन इंग्लिश पे कमांड करना चाहता अगर है तो स्पोकन दोनों में इंग्लिश से? पे कमांड करना चाह रहे हो तो सुनना, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना। मैम किसको प्रेफ़र करते हैं, हार्ड वर्क को या स्मार्ट वर्क को? हार्ड वर्क फॉलोड बाय स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क कर चुके होगे तभी आपको स्मार्ट वर्क भी करना आएगा। तो पहले बेस बनाने के लिए हार्ड वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम गौतम सर या ईशवी?
गौतम बिकॉज़ ही गेव मी ईशवी। ऑलराइट। मैम नोएडा या देहरादून? देहरादून, सुकून और पहाड़, देहरादून इश्क है। ओके। मैम पहाड़ या नदियाँ? पहाड़ और उसके बगल में नदी फ्लो करते हुए। मैम ज़्यादा इरिटेटिंग क्या लगता है, इंटरनेट का चले जाना या फिर माइक का खराब हो जाना? इंटरनेट का चले जाना, माइक का खराब होना, बट फिर भी मैं कनेक्टेड तो हूँ अपने बच्चों से। ठीक है मैम, उसके बाद में जो है इंडिया के कुछ टीचर्स हैं जिनके नाम हर वक़्त बच्चों की ज़ुबान पे रहते हैं। मैं उनका नाम बोलना चाहूँगी, अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो? खान सर। खान सर बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, मतलब काबिल-ए-तारीफ़ है। मतलब बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया, उससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। मैम विकास दिव्य कीर्ति सर। विकास दिव्यकीर्ति सर को लेके जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो जब भी कुछ बोलते हैं ना, उनकी बातों में बहुत गहराई होती है, बहुत ठहराव होता है, बहुत कामली, बहुत शांत तरीके से वो अपनी बात सामने रखते हैं और बहुत इम्पैक्टफुल बात होती है उनकी। ठीक है। मैम वन वर्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपने रैपिड फायर टाइप में। आपकी फ़ेवरेट बुक? द सेंट, द सूफी एंड द सीईओ बाय रॉबिन शर्मा। बहुत प्यारी ओके। किताब। फ़ेवरेट मूवी? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। फ़ेवरेट सॉन्ग? इट्स अ भजन। अ, किसी रूप में नारायण मिल जाएगा, और स्पेशली इसकी एक लाइन जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो कर उस माली पर। मतलब भगवान पर विश्वास तो करो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। फ़ेवरेट स्टेट? उत्तराखंड। फ़ेवरेट वर्ड? फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके। फ़ेवरेट ड्रेस लाइक साड़ी, साड़ी, सूट, साड़ी, जीन्स? साड़ी। ओके। फ़ेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। फ़ेवरेट स्टूडेंट? वन हू नेवर गिव्स अप। ऑलराइट। मैम लाइफ़ का आपका सबसे बड़ा डर? एक ही डर है, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। मैम इफ यू हैव टू डिफाइन योर हस्बैंड इन वन वर्ड? इम्पेकेबल। मैम इज़ देयर समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ? नथिंग। कुछ भी नहीं है? देखो, जब हम जिंदगी में फोकस करते हैं ना कि मेरे पास क्या नहीं है, तो हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। मेरे पास हो सकता है 99 थिंग्स होंगी, बट वो एक चीज़ नहीं होगी ना, तब भी मैं दुखी हो सकती हूँ। तो उसकी जगह मुझे फ़ोकस करना चाहिए कौन-कौन सी 99 चीज़ें मेरे पास हैं। तो व्हाट आई हैव इज़ कंप्लीट, मिसिंग कुछ है ही नहीं। ऑलराइट। मैम मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो आप? बहुत ज़्यादा। आपकी मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ी लाइफ की क्या थी? गेटिंग अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। एंड यू गॉट इट। गॉड में बिलीव करते हो? बिल्कुल। आपको कोई ऐसी चीज़ जो लगे कि भगवान की वजह से ही मुझे मिली है? सारी चीज़ें, एक-एक चीज़, आज मैं साँस भी ले रही हूँ, वो भी भगवान की ही दी हुई है मुझे। कोई भी कदम मैं आगे बढ़ा पा रही हूँ, भगवान का ही दिया हुआ है। गौतम का आना मेरी लाइफ में, ईशवी का आना, इतने सारे स्टूडेंट्स का आना, आपका आना, एवरीथिंग इज़ गॉड्स गिफ्ट फॉर मी। वाओ! मैम जनरली स्टूडेंट्स जो है आपके बहुत सिले नहीं, मैम आपके लाखों स्टूडेंट्स हैं जो आज सिलेक्ट हो रखे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही हो, अगर उसको ब्रीफ में आप बताना चाहें तो? एक स्टूडेंट थी सरिता कश्यप। सफलता दिवस हम लोग करते हैं, जी। तो तब वहाँ पे आके उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, एंड आई वाज़ शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, आँसू मैं रोक नहीं पा रही थी। उस बच्चे के एग्ज़ामिनेशन से 5 महीने पहले उसके पापा की डेथ हो गई थी। ओह! उसके पापा कारपेंटर थे, एंड ही वांटेड कि मेरी बेटी बैंकर बने। 5 महीने पहले उसके पापा की डेथ हो गई। एग्ज़ामिनेशन से जस्ट 2 महीने पहले उसके भाई की डेथ हो गई, ओह! और कोई उसकी फैमिली में वर्किंग मेंबर नहीं रहा, वो उसकी माँ और सिर्फ़ वो। और उस बच्चे ने ना, जो कह सकते हैं ना, जो डेडिकेशन दिखाया, मतलब उसने ठान लिया कि यार मुझे अपने पापा का ना सपना पूरा करना है। और जब वो आई थी, उसकी मम्मी भी थी स्टेज पे उसके साथ, और मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब बहुत बार ना हम ये सोचते हैं यार हमारी लाइफ में ये कम है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। बट यार एक्चुअल में देखो क्या-क्या स्ट्रगल्स हैं लोगों की लाइफ में।
बिल्कुल मैम, इतनी जो रेज़िलियंस सरिता जी ने दिखाई, तो वो तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि 2 महीने पहले जो है भाई और की एक डेथ चीज़ हो और मैं गई। आपको बताती हूँ, उस बच्चे ने सिर्फ़ क्लर्क नहीं, पीओ और क्लर्क दोनों के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। ग्रेट। मैम, ये हमें सिखाता है कि लाइफ के अंदर अगर हम कुछ ठान लें, कुछ टारगेट ले लें, तो मुझे लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो। तो जो है हमने हमारा जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको हमें बहुत पॉजिटिव रखना होगा आई थिंक। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ कैसे-कैसे एक-एक दिन उस बच्चे ने निकाला होगा, राइट, कैसे-कैसे उसने पढ़ाई पे अपना फ़ोकस बनाया होगा। राइट। तो मैम, ये जो आपके साथ में हमारी कॉन्वर्जेशन रही, ये बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल थी, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को आपकी लाइफ की जो जर्नी रही, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ में जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश जो है वो वीक है, वो भी जो है इससे इनपुट्स लेंगे कि कैसे जो है वो अपनी इंग्लिश के अंदर जो है प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं और उस पे जो है एक रिमार्केबल या फिर एक्सेप्शनल कमांड करें, कहें वो कर सकते हैं। तो मैं हमारी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि हम पॉडकास्ट की इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।